दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई का जो अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीएस के उसके बारे में। तो ये आया था 14 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है और ये आया था सेकंड पाली में। ठीक है, सेकंड पाली में आया था, ये पूरा पेपर इसी पे बेस्ड है, यानी यही है ये। और इसके बारे में हम सॉल्व करते जाएंगे, आप देखते जाइए कितने आप इसमें सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ज़रूरी है अगर आप यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेलाडिला छत्तीसगढ़ में एक जगह डैश के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। किसके भंडार के लिए जाना जाता है बताइए। तो ये है हेमेटाइट के भंडार के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ इसका सोल्यूशन देखते हैं। बेलाडिला की पहाड़ियाँ जहाँ प्रचुर मात्रा में उच्चकोटि के हेमेटाइट लोहा अयस्क के भंडार हैं और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। इस खान में हेमेटाइट लोहा अयस्क समृद्ध भंडार हैं। देखो ये ध्यान रखना है कि हेमेटाइट क्या एक क्या है, लोहे का अयस्क है और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में इसके पर्याप्त मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितने ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो समझौता किया था वो किया था $100 मिलियन का, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 30 दिसंबर 2017 को भारत के नौसेना के प्रमुख थे। देखिए ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन है सुनील लनवा। सुनील क्या है, लनवा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था, तो वो था अटलांटिक घोषणा पत्र। क्या था, अटलांटिक घोषणा पत्र। ओके, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अटलांटिक घोषणा पत्र 14 अगस्त 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जारी किए गई एक निर्णायक नीति थी जिसने युद्ध के बाद के विश्व के लिए मित्र देशों के लक्ष्यों को परिभाषित किया था। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित अटलांटिक घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के उद्देश्य क्या हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 4 देशों को अधिक मतदान के लिए अधिकार दिए हैं जो उसकी शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इनमें से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है। तो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो बताइए कौन सा नहीं है। भारत नहीं है, श्रीलंका नहीं है, चीन नहीं है, ब्राज़ील नहीं है। बताइए कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है। तो ऑप्शन जो श्रीलंका वाला है तो बी इज द राइट आंसर, ये इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, सोल्यूशन पढ़ने की आवश्यकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि, क्यों ऐतिहासिक माना जाता है बताइए। पहला कह रहा है पहला ऑप्शन कि अदालत ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया, तो यही आंसर सही है इसका, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कह रहा है कि इंदिरा साहनी केस 1992 में बहुचर्चित जनहित याचिका मामला ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और जरूरत को स्वीकार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। बताइए, सड़क नीचे जाती है, आगे संकरा पुल है, आगे अवरोध है, आगे सपाट रास्ता है। बताइए कौन सा आंसर सही है इसमें। तो सड़क नीचे जाती है, ए इज द राइट आंसर। उक्त संकेत का यह बताता है कि सड़क नीचे जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है शाखीय विज्ञान इसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है। किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है बताइए। तो यह है परिवेष्टन सूचक, ऑप्शन ए इज द सॉरी, जो हमारा शाखीय विज्ञान है इसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है, ये सब्जियों के विपणन और रखरखाव से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का निम्न में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्तियाँ उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती। बताइए कौन सी शक्तियाँ हैं वो परिभाषा से मेल नहीं खाती। रूपांतर, पूर्ण क्षमादान, दंड विराम, कम सजा देना, दंड घटाना, सजा कम करना, दंड निलंबन, राजा को अस्थायी तौर पर टालना, सजा को अस्थायी तौर पर टालना। बताइए कौन सा सही है इसमें। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। रूपांतर, पूर्ण क्षमादान और दंड विराम, ये दो इधर दोनों राइट आंसर हैं। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में दी गई हैं। विकल्प ए में दी गई शक्तियाँ उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती। रूपांतरण का अर्थ पूर्ण क्षमादान नहीं होता है। पूर्ण क्षमादान में अभियुक्त को पूर्ण माफ़ी दे दी जाती है, अतः उस पर कोई आरोप नहीं है, वह निर्दोष है। सही विकल्प बी में वर्णित दंड विराम मृत्युदंड का अस्थायी लंबन है, ना कि कम सजा देना, अतः प्रश्न में ए भी दोनों ही परिभाषा से मेल नहीं खाते। और 11 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संघ सूची का एक हिस्सा है। बताइए कौन सा है संघ सूची का एक हिस्सा। तो ये प्रकाश स्तंभ जो है ये संघ सूची का एक हिस्सा है। सोल्यूशन देख लेते हैं।
प्रकाश स्तंभ संघ सूची का एक हिस्सा है। इसके अधीन प्रकाश पोत परिवहन वायुयान की सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्था है। ओके, 12वां क्वेश्चन है, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे डैश कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वाइट हैट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कह रहा है वाइट हैट एक एथिकल हैकर होता है। ये हमेशा ब्लैक हैट हैकर से लोगों को बचाते हैं। इनको इंटरनेट का पुलिस भी कहा जाता है। वाइट हैट हैकर के इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 1 करोड़ से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? सॉरी, 1 लाख से 10 लाख तक, करोड़ नहीं है, सॉरी, 1 लाख से 10 लाख तक जो जनसंख्या में प्रशासन कौन करता है? तो उसमें होती है नगर पालिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है नगर पालिका की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा किंतु 10 लाख से कम होती है। 10 लाख या उससे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर को नगर निगम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम रूपांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह सौदा डैश कहलाता है। बताइए। इसे कहा था बेनामी लेन देन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेनामी लेन देन में संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टास्क मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये क्या कहलाते हैं? ये शॉर्टकट की है विंडो टास्क मैनेजर खोलने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट विंडो टास्क मैनेजर खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? बताइए, कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। बताइए कब किया गया था? तो ये किया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 से पूरा संविधान लागू हो गया। निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाइए। ए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और सूचना अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो बताइए कौन सा जो है व्यवस्थित रूप से लगा हुआ है? तो ये देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये आया था 1961 में, तो सबसे पहले ये आएगा। और जो सूचना का अधिकार आया था हम जानते हैं 2005 में आया था। ठीक है, और ये जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये आया था 2010 में। और ये जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ये आया था 1993 में। ठीक है, तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है CABD। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहा है कालक्रम के अनुसार अधिनियम का क्रम इस प्रकार है: दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता एकत्रित और प्रतिधारित करता है? बताइए कौन सा कर है ऐसा? यह है आयकर पर अधिभार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आयकर अथवा आयकर पर अधिकार पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन है, अतः केंद्र सरकार आयकर पर कर और अधिभार लगाता है, एकत्रित और प्रतिधारित करता है। 1 करोड़ से अधिक व्यक्ति आय कॉर्पोरेट आय पर अधिभार लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? बताइए। भारत की सिविल सेवा में सबसे पहले प्रमुख थे NR पिल्ले। कौन थे? NR पिल्ले। ठीक है, कौन थे? NR पिल्ले। पढ़ लेते हैं। NR पिल्ले यानी नारायण राघवन पिल्ले, जिन्हें रैग के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सिविल सेवक थे। वे विदेश मंत्रालय में दूसरे महासचिव थे, साथ ही स्वतंत्र भारत में पहले कैबिनेट सचिव भी थे। वे 6 फरवरी 1950 से 13 मई 1953 तक कैबिनेट सचिव रहे। उन्होंने फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया, अतः भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख NR पिल्ले थे।
क्वेश्चन नंबर 21 है, संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में क्या शुरू किया। वैसे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, चलिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, बताइए। तो यह है 6 माह तक कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 62 और 65 के अनुसार 6 माह की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा नागरिक के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है। इनके में से कौन सा नागरिक के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए। राज्य की शैक्षिक संस्थान को सहायता देने में किसी भी शिक्षा संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। तो ये गलत बात है, देखिए, क्योंकि ये भेदभाव करता है इसमें, ठीक है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये बात सही है, इस साथ है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के बंधन में है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है, बताइए। कच्छ रण में, लद्दाख में, सुंदरबन में, नैनीताल में। तो कच्छ रण में स्थित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्लेमिंगो शहर गुजरात के कच्छ रण में स्थित है, यहाँ फ्लेमिंगो अभ्यारण्य भी है। किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों के से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, बताइए कब जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 1992 में, ओके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहा है, संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और इस अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के संदर्भ में सही है, बताइए कौन सा सही है। कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं, सही बात है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभा से द्वारा चुने जाते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं तथा राज्यसभा सदस्य एक एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। कह रहा है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है, बताइए। तो ये किया जाता है बेलनाकार लेंस से, बेलनाकार लेंस से, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म एक सामान्य दृष्टि की स्थिति है जो धुंधली दृष्टि का कारण बनती है। यह तब होता है जब कॉर्निया अनियमित आकार का होता है। यह कभी कभी आँख के अंदर लेंस की वक्रता के कारण होता है। इसका इलाज बेलनाकार लेंस का प्रयोग द्वारा किया जाता है दृष्टि वैषम्य का, ठीक है। क्वेश्चन 28 कह रहा है, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लचीला लिखित संविधान है, बताइए। सही बात है। क्या संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, ये गलत बात है, ऑप्शन भी गलत बात है। सी कह रहा है, यह संसदीय सर्वोच्च प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, ये भी गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश से सबसे लंबा लिखित संविधान है, अतः कथन ये सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन वित्तवास्य मामले के बारे में दुरुस्त है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। तो ऑप्शन, इसका मतलब है कि बैंक नोटों जारी करना सोने के द्वारा समर्थित नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसमें। इसका मतलब है कि बैंक नोटों का जारी करना सोने के द्वारा समर्थित नहीं है, ठीक है। कह रहा है, बैंक नोटों का जारी करना सोने के द्वारा पूर्णतः समर्थित नहीं है, अतः फाइनेंशियल मामले के बारे में ऑप्शन ए इज द निकटतम। क्वेश्चन 30 में कह रहा है कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था, बताइए किस में था। ये था केरल में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 31 में कह रहा है कि निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है,
जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। बताइए किसके द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है? संसद के दोनों सदनों, ऑप्शन बी है संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दोनों सही हैं। राज्य की नीति निषेध सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिससे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है, अतः दोनों कथन सत्य हैं। 32 में कह रहा है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? बताओ कौन सा उद्योग लोकप्रिय नहीं है? तो ये रियल इस्टेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कह रहा है रियल इस्टेट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के लिए आर्थिक संयोग तथा विकास संगठन द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है। प्रिया, रियल इस्टेट का व्यापार निजी स्तर पर किया जाता है। रियल इस्टेट को हिंदी में भूमि भवन, भू संपदा, अचल संपदा, जमीन जायदाद आदि नामों से जाना जाता है। भूमि तथा उसके ऊपर स्थित भवन आदि को सम्मिलित रूप से स्थावर संपदा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? बताइए। देखिए धारा की याद करनी इंपॉर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420, ये धोखाधड़ी से संबंधित है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में हैं? भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस में है? बताइए। तो ये गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में अवस्थित हैं। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है? यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए। किस मामले में किया गया था? नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा सरकार में ये बात कही गई थी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहा नीलावती बेहरा नाम बनाम उड़ीसा राज्य 1993 SC में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है। यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में 2014 में शुरू हुआ डैश लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रसार साधन है? बताइए। यह है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहा है भारत में 17 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक जारी किया था। यह सूचकांक लोगों को वायु की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रचार प्रसार साधन है। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 10 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। तो किस उम्र तक जो अत्यधिक बुजुर्ग अत्यधिक वरिष्ठ आते हैं वो आते हैं 80, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक सुपर सीनियर सिटीजन के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए आयु 60 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। यानी जो 60 वर्ष से ऊपर होंगे वो सीनियर सिटीजन और जो 80 वर्ष से ऊपर होंगे वो होंगे सुपर सीनियर सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? बताइए। ऑप्शन ये है सेब में, ऑप्शन बी है एवोकाडो में, ऑप्शन सी अमरूद में, ऑप्शन डी अंगूर में। तो ये पाया जाता है एवोकाडो में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विटामिन ई त्वचा के लिए बहुत ही आवश्यक है, इससे फर्टिलिटी बढ़ती है, यह स्त्री एवं पुरुषों की कमजोरी को दूर करता है। सेब, एवोकाडो, अमरूद, अंगूर सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ई एवोकाडो में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 में है, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों को पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे? बताइए कौन से गांव में पहुंचे थे? ये पहुंचे थे तेलंगाना में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भूदान आंदोलन विनोबा भावे की देन है। ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों को पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने तत्कालिक आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में पहुंचे थे। ज्ञातव्य है कि तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 का, यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हों तो संविधान के अनुच्छेद 10 के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? किसके तहत?
तो आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सोल्यूशन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अतः यदि किसी नागरिक को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील या दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गई हों तो वह संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। चलिए दोस्तों, यूपीएसआई का ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है, छठा सेट है, और ये कंप्लीट होता है। हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।